नमस्कार, आप सभी का स्वागत मनी मंत्र में। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। मनी मंत्र में हर सप्ताह आपके लिए अलग अलग विषय लेकर हाजिर होते हैं और आज का जो विषय है वो हम कह सकते हैं ना सिर्फ महत्वपूर्ण है बल्कि हम कह सकते हैं काफ़ी पॉपुलर भी आज के समय में। आज आपको हम बताएंगे ईटीएफ के बारे में, उसमें भी बेहद खास क्या रह सकता है। जी हाँ, ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जिसे कहा जाता है और ये मान लिया जाता है जिस तरीके से हम शेयर की खरीदारी करते हैं इसी तरह इसकी खरीद बिक्री हम कर लेते हैं और खासतौर से स्टॉक एक्सचेंज पर जो ट्रेड है वो हो जाता है। और सबसे अच्छी बात अगर इसकी देखी जाए तो ये है कि कम रकम में यानी कम पैसे में हमारे जो निवेश है इसके ज़रिए हमें वो मिल जाता है। और साथ ही जब हम कहते हैं क्योंकि फिजिकल हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसमें गोल्ड सिल्वर ईटीएफ की अगर बात की जाए या मेटल ईटीएफ की हम बात करें वो काफ़ी पॉपुलर हैं, तो ये एक बड़े फ़ायदे जो हैं इसके हम देख सकते हैं। खरीदना बेचना आसान हो जाता है और उसके ज़रिए कई अलग अलग एसेट्स में आप निवेश कर लेते हैं और कहीं ना कहीं आपका जो पोर्टफोलियो है उसको भी ये बैलेंस रखता है। और सबसे बड़े जो लाभ हैं इसके वो आजकल यही देखने को मिलते हैं। लेकिन और किस तरीके से और लाभ इसके मिल रहे हैं उसके बारे में आपको हम जानकारी देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की, लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि कैसे जब खासतौर से हम देखते हैं क्या कुछ खास अभी तक हमें नज़र आता है, ये आपको हम बताएंगे ग्राफिक के ज़रिए भी क्या कुछ खास स्थिति जो है वो यहाँ रहती है। लेकिन अगर देखा जाए तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब जब हम बात करते हैं वो अक्सर कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें हमारे सामने आती हैं जिनकी जानकारी हमें नहीं मिलती है। लेकिन क्या वो जानकारी है, क्या कैसे अगर हम सोने चांदी में गोल्ड सिल्वर में निवेश करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, तमाम बातें आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। सबसे पहले बात कर लेते हैं गोल्ड सिल्वर ईटीएफ को लेकर। जैसा हमने आपको बताया कि ईटीएफ सेगमेंट की जब हम बात करते हैं गोल्ड सिल्वर ईटीएफ जो है उसमें एक क्रेज भी हमें नजर आता है और क्या उसमें वाकई जो मुनाफा है अभी तक डबल हुआ है, किस तरीके के फिलहाल जो आंकड़े हैं वो नजर आते हैं, उस पर आइए नजर डाल लेते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले जनवरी मार्च 2025 की अगर बात की जाए तो यहाँ पे करीब इसमें जो निवेश हुआ था वो था 5,654 करोड़ रुपए का। ये था एक वर्ष पहले की बात है ये। और साथ ही साथ अगर हम अक्टूबर से दिसंबर 2025 की बात करें तो ईटीएफ में जो निवेश हुआ गोल्ड ईटीएफ में ये था करीब 23,132 करोड़ रुपए का। और इसके साथ साथ अब बात करते हैं हम जनवरी से लेकर मार्च 2026 की भी अगर बात की जाए तो यहाँ गोल्ड ईटीएफ में जो निवेश सामने आया है वो है करीब 31,561 करोड़ रुपए का। आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसे एक रुझान जो है वो यहाँ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अलग अलग क्वार्टर्स की अगर हम बात करते हैं उनका कंपेयर करते हैं, हालांकि जनवरी में ये ज़्यादा हुआ था, फरवरी मार्च में हमने देखा थोड़ा सा इसमें ज़रूर एक कमी हमने यहाँ देखने को मिली। तो ये तो बात हुई कि किस तरीके से और इसकी खासतौर से अगर हम बात करें कैसे इसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ा है, क्योंकि अगर वर्ष 2025 की हम बात करते हैं और 2026 में देखते हैं तो करीब 6 गुना ज़्यादा जो निवेश है वो हमें यहाँ नज़र आता है। और वजह ये है कहीं ना कहीं जो लोग हैं उन्हें 6 गुना की जो वृद्धि इसमें हुई है, एक बड़ा फैक्टर ये है कि यहाँ पे लोगों को सेफ और सिक्योर ये नज़र आता है, क्योंकि सोने पे एक तो भरोसा कायम है, लेकिन जब हम ईटीएफ की बात कर रहे हैं तो ये ईटीएफ और भी ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर यहाँ पर हो जाता है और उसी वजह से लगातार एक जो निवेश है इसमें वो बढ़ता हुआ हमने देखा है। और वहीं अगर गोल्ड ईटीएफ की हम बात करें कितना रिटर्न मिला है ये ज़रूरी हो जाता है, हर इन्वेस्टर जानना चाहता है कि रिटर्न कितना मिल रहा है। तो एक साल में आप देख सकते हैं करीब 64% तक का जो रिटर्न है वो यहाँ पर मिला है। और इसी वजह से कैसे जो इन्वेस्टर हैं यानी जो निवेशक हैं वो इससे जुड़ते हुए नजर आए हैं, ये भी आपको बता देते हैं। जो इन्वेस्टर्स के आंकड़े हैं वो क्या कहते हैं कि कैसे गोल्ड ईटीएफ जो है उस पर इन्वेस्टर्स का जो भरोसा है वो बढ़ता हुआ नजर आया है। वो आपको बताते हैं कैसे ये जो भरोसा है बढ़ा है। बात अगर की जाए यहाँ पर मार्च 2025 की पहले तो आप देख सकते हैं कि जो इन्वेस्टर्स की संख्या ईटीएफ अकाउंट्स थे हमारे वो करीब 69.69 लाख में थे ये। और उसके बाद कैसे मार्च 2026 की अगर बात की जाए तो ये जितना ग्राफ आप बढ़ता हुआ देख रहे हैं ये ईटीएफ अकाउंट्स की संख्या इतनी बढ़ चुकी है और ये करीब मार्च 2026 में 1.24 करोड़ पर पहुंच गई, यानी सीधे सीधे 54.28 लाख जो नए अकाउंट हैं वो इससे जुड़ते नजर आए हैं। और यही जो ग्रोथ है उसी वजह से हम कह रहे हैं कि ग्रोथ सिर्फ भरोसे की नहीं है, विश्वास की नहीं है, बल्कि क्या ये ग्रोथ प्रॉफिट की भी रही है। और इसको और बेहतर ढंग से समझते हैं कि आखिर क्यों जो लोगों का विश्वास है वो गोल्ड सिल्वर ईटीएफ पर ज़्यादा हमें नज़र आता है या फिजिकल गोल्ड सिल्वर की हम बात करें, क्योंकि दोनों के ही लिए कई चीज़ें अलग अलग नज़र आती हैं। क्या दोनों में फ़र्क है वो पहले समझ लेते हैं। दरअसल गोल्ड सिल्वर ईटीएफ की अगर बात की जाए तो कम रकम में आप निवेश कर सकते हैं, जबकि फिजिकल गोल्ड सिल्वर की हम बात करें तो मेकिंग चार्ज में जो कीमत है उस वजह से कीमत बढ़ जाती है, यानी आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। इसके साथ साथ
गोल्ड सिल्वर ईटीएफ की अगर बात की जाए तो यहाँ पर स्टोरेज और सेफ्टी की कोई आपको टेंशन नहीं है, किसी तरह का चार्ज नहीं देना है। जबकि फिजिकल में स्टोरेज और सुरक्षा का एक झंझट रहता है, आप घर पर नहीं रख सकते, अगर बैंक में रखा है तो वहाँ आपको अतिरिक्त रकम जो है उसके लिए देनी पड़ती है। साथ ही आपको बता दें गोल्ड सिल्वर ईटीएफ की जो खरीदारी है वो डीमेट के जरिए आप कर सकते हैं, यानी खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। और फिजिकल गोल्ड की जब हम बात करते हैं तो यहाँ एक चोरी का जोखिम बना रहता है, एक डर बना रहता है कि कहीं किसी तरह की अनहोनी ना हो जाए, किसी तरीके से कोई इसको चोरी ना कर ले, लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से सुरक्षित है। साथ ही गोल्ड सिल्वर ईटीएफ में जब हम देखते हैं जो कीमत है वो आप साफ देख सकते हैं, पूरा ग्राफ आपको नजर आ जाएगा किस तरीके से क्या भाव चल रहा है। जबकि जब हम फिजिकल गोल्ड की बात करते हैं तो ना सिर्फ भाव बल्कि शुद्धता का संदेह रहता है कि कितना कैरेट आपको मिला है और जो कैरेट बताया गया है क्या उतना ही उसकी शुद्धता, उतनी ही प्योरिटी जो है वाकई है। साथ ही एक और बड़ा अंतर जो है गोल्ड सिल्वर ईटीएफ की जब हम बात करते हैं तो आसानी से आप इसको खरीद बेच सकते हैं किसी भी समय, लेकिन वहीं जब फिजिकल गोल्ड पर हम आते हैं, सिल्वर पर हम आते हैं तो तुरंत इसको कैश में बदलना मुश्किल होता है। लोगों को लगता है कि एकदम से इसको बदल नहीं सकते, यानी इसकी हाई लिक्विडिटी की अगर ये एक बड़ा इसका एडवांटेज है। वहीं गोल्ड सिल्वर ईटीएफ जहां पर कोई आपको मेकिंग चार्ज नहीं देना होता, लेकिन आपको जो ईटीएफ के जरिए वो जो यूनिट्स मिलती हैं। और वहीं फिजिकल गोल्ड सिल्वर की अगर बात करते हैं तो बेचने पर यहाँ पर कटौती की जो संभावना है वो बनी रहती है। तो ये कुछ बड़े अंतर हैं जिसकी वजह से लगातार जो निवेशक हैं उनके मन में शंका रहती है, संशय रहता है। लेकिन आज उसी का समाधान जो है इसके जरिए हम यहाँ पर दे रहे हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान फिलहाल जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करा दें। हमारे साथ राहुल गुप्ता जी जुड़ चुके हैं, बुलियन मार्केट एक्सपर्ट हैं। साथ ही आकांक्षा गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ी हैं, डायरेक्टर एसएमसी ग्रुप से। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। सबसे पहले आकांक्षा जी आपसे मैं जानना चाहूँगा, कहीं ना कहीं गोल्ड सिल्वर को लेके अगर देखा जाए निवेशकों में एक रुझान हमेशा रहा है, लेकिन फिजिकल गोल्ड से ईटीएफ की तरफ डाइवर्ट होना वो आप कैसे देखती हैं? देखिए, फिजिकल गोल्ड रखने का जैसे आपने बताया कि उसमें आपको जब रख रखाव करते हैं तो उसमें चोरी होने का बहुत डर रहता है, लेकिन जब हम गोल्ड ईटीएफ की बात करते हैं, सिल्वर ईटीएफ की बात करते हैं तो एक तो चोरी होने का डर नहीं रहता और आप 10 रुपये से ही आप अपना ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो देयर इज़ नो बाउंडेशन कि आपको मिनिमम इतनी रिक्वायरमेंट है ही कैश की, फंड की, टू इन्वेस्ट इन गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ। नहीं तो अगर आप फिजिकल गोल्ड लेंगे, अगर आप मात्र 1 ग्राम भी गोल्ड खरीदना चाहते हैं तो आपको कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये की रिक्वायरमेंट रहेगी। अदरवाइज गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ में आपको इतने फंड की ज़रूरत नहीं है। जी बिल्कुल, तो ये एक बड़ा फ़र्क जो है वो कहीं ना कहीं रहता है। राहुल जी आपसे भी समझना चाहूँगा, क्योंकि अधिकतर फिजिकल गोल्ड को लेकर ये माना जाता है कि ज्वेलरी जो है वो अगर हमने बाय कर ली, लेकिन वहीं आज के समय में जो निवेशक है वो और ज़्यादा स्मार्ट हो चुका है, एडवांस हो चुका है। और क्या ये एक बड़ी वजह है कि वो गोल्ड सिल्वर ईटीएफ पे उसका ज़्यादा ध्यान है? देखिए, सोने के दाम जो पिछले 1 साल में बढ़े हैं उसके बाद ये मुद्दा बढ़ा है। हर आदमी ये सोच रहा है कि मैं सोने में निवेश करूं, इसलिए शायद हम इस बात पे खड़े हुए हैं आज कि ईटीएफ में आदमी पैसा लगाए सोना खरीदने के लिए या फिजिकल खरीदे। अब सोने का जो मूल आधार है, सोना क्यों लोग खरीदते हैं और क्या जीवन में ऐसा रहा, तो हाल में हमने देखा दुबई में, मतलब यूएई में, मिडिल ईस्ट में वॉर हो गई। अब वहां पर बिल्कुल हमने इसका लाइव एग्जाम्पल देखा कि जिन लोगों के पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में सोना था तो उनको बेचने के लिए, उनको पैसे में कन्वर्ट करने के लिए, कुछ भी करने के लिए बाजार खुला होना जरूरी है। यदि सब कुछ बंद है तो आप ऑनलाइन तरीके से जरूर उसको कन्वर्ट कर लेंगे एक बार को, परंतु उसका फिजिकल यूजेज और उसको लेके पलायन करना वहां से किसी भी समय में, वो इलेक्ट्रॉनिकली पॉसिबल नहीं है। तो दोनों तरह के अंदर अलग अलग चीजें दिखी। जैसे यूएई में जिन लोगों के पास फिजिकल सोना था और उन्हें देश छोड़ना था वॉर के रहते एकदम, तो लोगों ने हवाई जहाज पकड़ा, एकदम सोना हाथ में लिया और लेके निकल गए। बहुत आसान थी वो बात। उसी तरफ जो चीज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में थी, वहां पर जब तक बाजार नहीं खुलेगा और वो चीज नहीं बिकेगी और बिककर वो पैसे खाते से आपके पास, वो एक प्रोसेस को देखते हुए फर्क दिखा उस चीज का देश के अंदर, खाड़ी के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर। अब हम भारत के अगर हिसाब से देखें तो भारत में अभी पिछले 1 साल में लोगों ने देखा सोने का दाम कोविड के बाद 50-60 हज़ार से ऑलमोस्ट 2 लाख तक टच हो गया था। 4 गुना दाम बढ़ने के बाद दोबारा 20% की उसमें कटौती आई और वापस 1.55-1.60 के आसपास दाम है। अब उस चीज को देखते हुए निवेशक बहुत इसमें बढ़ गए हैं। निवेशक देख रहे हैं कि सोने के अंदर, इवन चांदी के मुकाबले, स्टॉक्स को तो छोड़ दें, इवन चांदी के मुकाबले सोने के अंदर जो गिरावट आती है, जो करेक्शन आती है, वो बहुत लिमिटेड है। हम देख रहे हैं सोने को, जैसे अगर पिछले 10 साल का देखें तो 25 हज़ार से 2 लाख होने के बाद, ऑलमोस्ट 10 गुना होने के बाद भी सोने में कटौती कोई खास नहीं देखने को मिली। बात का फर्क सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट और फिजिकल फॉर्मेट में एक बहुत ही बेसिक डिफरेंस है, वो है काउंटर पार्टी रिस्क। आपके पास फिजिकल सोना है, आपको उसको संभालने की जरूर समस्या है, परंतु एट द सेम टाइम यदि आपके पास इलेक्ट्रॉनिक सोना है
तो सोना किसी और के पास है, आपकी चीज आपके पास इलेक्ट्रॉनिक एसेट है, वो किसी और के हाथ में फिजिकल एसेट है। यदि कल को उस कंपनी की इंसॉल्वेंसी होती है, कुछ भी होती है, तो आपकी चीज एक बार को रुकेगी। ये बहुत ही स्वाभाविक बात है। किसी भी तरह का डिस्प्यूट दिखता है तो वो स्वाभाविकता दिखती है। अब उसी बात को हिंदुस्तान में क्यों 7000 बीसी से और आज तक 9000 साल से लोग सोने में पैसा लगा रहे हैं, तो यही बात एक देखने को मिली है कि जो चीज आपके पास है, आपके हाथ में है, इजीएस्ट फॉर्म ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू। आज सोचिए 1.5 करोड़ रुपए की चीज, जो 1.5 करोड़ रुपए पैसे के फॉर्मेट में देखें तो मुझे लगता है एक बड़ा सा बस्ता भर जाएगा। बिल्कुल, वो देखते हुए हाथ में एक सेलफोन जितनी चीज आप जेब में डाल सकते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन आकांक्षा जी, जो इन्वेस्टर है और खासतौर से नया इन्वेस्टर जो है, वो शुरुआत में थोड़ा कंफ्यूज यहाँ पर होता है कि जब ईटीएफ में अगर हम इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, गोल्ड सिल्वर ईटीएफ में, तो कैसे वहाँ पर भाव अलग नज़र आता है, यूनिट का भाव अलग नज़र आता है, तो कैसे इसका जो प्राइस है वो फिक्स होता है, और उसमें अभी हाल ही में जो बदलाव हुआ, अगर मैं चाहूँगा उसके बारे में भी आप बताएं। देखिए, जो गोल्ड और सिल्वर के ईटीएफ हैं उनके प्राइसेस हमारे फिजिकल प्राइसेस से बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होते हैं। जो गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ हैं वो 3-4 फैक्टर्स पे आपके डिपेंड करते हैं। एक तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी का जो ट्रैकिंग एरर है। ट्रैकिंग एरर का मतलब है कि जो फिजिकल गोल्ड का प्राइस चल रहा है और जो उनका प्राइस है उसमें कितना डिफरेंस है। अगर ट्रैकिंग एरर बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब हमें वहाँ पे ना जाके, जिन कंपनीज़ के ट्रैकिंग एरर्स कम है, जिस एसेट मैनेजमेंट कंपनी के, हमें एक तो वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। फिर लिक्विडिटी होती है कि लिक्विडिटी किन कंपनीज़ में ज़्यादा है, किन कंपनीज़ में कम है। फिर जो आप कह रहे हैं कि यूनिट में हम कैसे डिफ़ाइन करें कि कौन से कितने प्राइसेस में वेरिएशंस कैसे आती हैं, तो अगर हम उन यूनिट को मल्टीप्लाई करें उस इक्विवेलेंट फैक्टर से, तो मोरलेस जो फिजिकल गोल्ड का प्राइस चल रहा होता है एमसीएक्स पे, वो उसके आसपास ही रहता है। और ईटीएफ में निवेश करने का फ़ायदा ये है कि जहां हम अगर फिजिकल गोल्ड बाय करते हैं तो हमें 3% जीएसटी देनी पड़ती है। फिर जो आपका ज्वेलर होगा वो उस पर एक मेकिंग चार्जेस आपसे कलेक्ट करेगा। आज की डेट में मेकिंग चार्जेस, बिकॉज गोल्ड के प्राइस इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि मेकिंग चार्जेस भी इक्वली उतने ज़्यादा राइज हो रहे हैं। फिर अगेन, जैसे मैंने कहा था, रख रखाव का जो डर रहता है, तो जो गोल्ड ईटीएफ के प्राइसेस हैं या सिल्वर ईटीएफ के प्राइसेस हैं वो मोरलेस इक्विवेलेंट होते हैं हमारे फिजिकल गोल्ड प्राइसेस से। जी बिल्कुल। लेकिन ऐसे में क्योंकि जो भाव है वो तो हमें बिल्कुल समान नज़र आता है, लेकिन राहुल जी, जैसे आपने यहाँ पर गोल्ड का बताया कि जो स्थिति रही है, और 29 जनवरी की अगर बात की जाए, ना सिर्फ गोल्ड बल्कि सिल्वर हमने देखा था किस तरीके से अपने उच्चतम स्तर पर पहुँचा था, 4 लाख को उसने पार किया। लेकिन क्या वहाँ पर जो रिस्क है वो ज़्यादा मान सकते हैं, और ऐसे में क्या ईटीएफ का ऑप्शन लोगों के लिए सही है जो कि सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं? देखिए, अगर मैं भाव की बात करूं तो भाव तो फिजिकल सिल्वर का भी बड़ा, भाव तो फिजिकल ईटीएफ का भी बड़ा। तो अगर भाव से देखा जाए तो जो प्रॉब्लम्स रही प्राइस की वोलेटिलिटी की, वो तो दोनों में ही रही। अगर हम ईटीएफ में निवेश करते हैं तो हमारी क्या लिक्विडिटी बहुत जल्दी आ जाती है। अगर जब 4 लाख का सिल्वर पहुंच गया था तो मार्केट में उसकी बिक्री इतनी जल्दी नहीं थी, लॉसेस में भी लोग नहीं बेच पाए थे। नहीं तो आप ईटीएफ का अगर सिल्वर लेते हैं तो उसका बेचना वॉज वेरी इजी, तो आप तुरंत ही किसी और अच्छे इन्वेस्टमेंट फैक्टर में आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। वेरन अगर आपके पास वही फिजिकल सिल्वर पड़ी हुई है या रखी हुई है तो उसको बेचना उस समय इतना आसान नहीं था। जी बिल्कुल। राहुल जी, आप किस तरीके से देखते हैं इसको? जो एक उतार चढ़ाव हमने देखा जनवरी से लेके, अगर देखा जाए अप्रैल में भी वो अभी तक स्थिति हमें नजर आती है। हालांकि अप्रैल में हमने थोड़ा सा स्थिरता बाजार में जरूर देखी है। क्या आने वाले समय में भी यही हाल रहेगा या कुछ और बड़ा बदलाव देख पाएंगे हम? देखिए, 2 बातें मैं क्लियर करना चाहूँगा। जो फिजिकल बुलियन है उसके अंदर कोई मेकिंग चार्ज नहीं लगता है। फिजिकल बुलियन जो सोने का दाम होता है बाजार के अंदर, उससे आप उसे खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। और एक खास बात है फिजिकल सोने के दाम में, उसमें बिड आस्क नहीं होता। जब आप कंप्यूटर के ऊपर सोना खरीदते हैं ईटीएफ के फॉर्मेट में या फ्यूचर्स में, किसी भी फॉर्मेट में, तो उसमें खरीद और बेच का दाम अलग अलग होता है। फिजिकल के अंदर दोनों में कोई फर्क नहीं होता, एक ही होता है। अब जहां तक बात है चांदी की, तो हाँ ठीक बात है, चांदी, आकांक्षा जी ने बहुत अच्छी बात कही कि चांदी के अंदर फ्लक्चुएशन बहुत रहती है। तो चांदी के अंदर दाम यदि आपको पकड़ना है और आपके पास ईटीएफ है तो आप एकदम दाम पकड़ सकते हैं, बेच सकते हैं, प्रोवाइडेड कि अगर आपके सामने बायर है। आप इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज पे भी बायर होना जरूरी है। यदि आपका एक दाम, मान लीजिए 4 लाख रुपए चांदी पहुंच गई थोड़ी देर में, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई आदमी खरीदते खरीदते 4 लाख तक भी दाम पे खरीदने के लिए तैयार हो गया। परंतु उसका अर्थ ये नहीं है कि आप 4 लाख पे उसको बेच पाएंगे। इलेक्ट्रॉनिकली दूसरी तरफ कोई खड़ा होना चाहिए, कोई और बायर खड़ा होना चाहिए जो आपसे वो खरीद सके वो दाम पे। अगर यदि वो नहीं है तो आप 4 लाख का लास्ट ट्रेडेड प्राइस देख सकते हैं, परंतु बेच नहीं पाएंगे। बट यस, चांदी के केस में जो इतनी फ्लक्चुएटिंग कमोडिटी है, जो कि 4 लाख टच होने के बाद ऑलमोस्ट 2.25 लाख वापस दोबारा टच कर गई, मतलब ऑलमोस्ट समझिए 45-47% का वापस गिरावट आ गई। ऐसे केसेस के अंदर चांदी में इन्वेस्टमेंट के अंदर मैं जरूर ये कहूंगा
फिजिकल रखना भी मुश्किल है जी। और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग आपके लिए दाम पकड़ने के लिए आसान है, खरीदने के लिए आपको मार्केट में एंटर करना है और बेचना है। तो उस चीज के लिए चांदी के केस में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडेड फंड एब्सोल्युटली कोई इसमें डाउट नहीं है, प्रेफरेबल है। बट जहां तक सोने की बात है, मुझे लगता है सोने के अंदर तो असली ऑब्जेक्टिव यही रहा है पास्ट के अंदर कि आपकी वैल्यू आपके पास स्टोर्ड रहे। मे नॉट बी कि आप सारा उसको फिजिकल फॉर्मेट में इन्वेस्ट करें, क्योंकि अगर यदि आपके पास मान लीजिए 10 करोड़ 15 करोड़ रुपए लगाने की कैपिटल है तो पूरा सोने में लगाकर, जरूर बात ठीक है कि 10 किलो सोना इतना सही रहता है, परंतु फिर भी उसमें जोखिम बढ़ जाता है। तो मैं कहूँगा मिक्स एंड मैच करके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे कि कोई समय में यदि आपको कैपिटल लेके कहीं से निकलना है तो कैपिटल आपके हाथ रहे और आप आराम से उसको किसी भी देश में, किसी भी फॉर्मेट में, किसी भी जगह पे जाकर ट्रेड कर सकें। और थर्ड पार्टी काउंटर पार्टी रिस्क जो मैंने कहा, वो तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडेड फंड्स में या किसी भी फॉर्मेट में, यहां तक कि बैंक लॉकर हुआ किसी भी चीज में जो तीसरे आदमी के पास चीज है, उसके अंदर हमेशा काउंटर पार्टी रिस्क हमेशा रहता है। जी। बैंक लॉकर के अंदर वो चीज बैंक की नहीं होती, एक जोखिम लगातार यानी आपको लगता बना रहता है इसमें? हाँ, जोखिम देखिए मैं मानता हूं हमेशा थर्ड पार्टी के पास बना रहता है। तो आपकी कुछ ना कुछ पूंजी आपके फिजिकल सोने के अंदर रहनी चाहिए जी। और सोने में अपसाइड अभी भी काफी बाकी है। मुझे लगता है युद्ध की बातों से बिल्कुल लिंक है। जैसे सेटलमेंट होने लगती है युद्ध के अंदर तो दाम वापस बढ़ जाते हैं, 1.5 लाख से 160 दिखने लगते हैं, 65 दिखने लगते हैं। और जैसे ही पता लगता है कि कोई शिप स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे रुक गया तो दाम वापस 10 लाख रुपए किलो नीचे आ जाते हैं। बिल्कुल, तो सीधा असर कहीं ना कहीं हमें दिखता है भाव पर इसका। लेकिन अगर आकांक्षा जी देखा जाए, जब हम ETF को खासतौर से देख रहे हैं तो ETF में एक कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर का इंटरेस्ट आया है वो किस वजह से आपको लगता है? क्या यही जो रिस्क की हम बात कर रहे हैं ये एक बड़ी वजह रही है कि रिस्क ज़्यादा है और उनको लगता है कि शायद अगर हम ETF में निवेश कर रहे हैं तो सही रहेगा? देखिए, ETF में निवेश करने के मल्टीपल फैक्टर्स हैं। एक ये कि आपको कम रकम में भी आप ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आपको फिजिकल गोल्ड लेना है तो आपको एक मिनिमम थोड़ा सा ज़्यादा पैसा रिक्वायर्ड होता है, वेरिन आप ETF में आप 10 रुपये से ही आप स्टार्ट कर सकते हैं। फिर जब हम फिजिकल गोल्ड लेते हैं तो आपको 3% GST देना ही पड़ेगा। और रही बात मेकिंग चार्जेस की, तो जब हम बुलियन लेने जाते हैं मार्केट में, चाहे हम बुलियन लें या कॉइन्स के फॉर्म में लें, कहीं ना कहीं जब आप जिससे बाय कर रहे हैं, आपका ट्रेडर है, वो कुछ ना कुछ मार्कअप आपका रखेगा ही रखेगा। वो आपको MCX के रेट्स पे बुलियन नहीं प्रोवाइड कर पाएगा मार्केट में। तो वो वाला जो आपका मेकिंग चार्जेस का फैक्टर है या एक्स्ट्रा जो प्रीमियम ऐड हो रहा है वो आपका ETF की वैल्यू में नहीं आएगा। फिर आपका रख रखाव का है। आज की डेट में जो नए निवेशक हैं वो चेक से ही सारा कुछ पेमेंट्स करते हैं, निवेश करते हैं, तो उनको एक ही बहुत ही रिस्क फ्री फैक्टर लगता है। और आज की डेट में बहुत ज़्यादा ब्रोकरेज हाउसेज हैं जो कि नेक्स्ट टू मिनिमम या ज़ीरो ही ब्रोकरेज चार्जेस पे आपका ETFs बाय और सेल, मतलब आपकी ट्रेडिंग बहुत ही ज़्यादा आसान हो चुकी है। जी। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं कि आज के जो नई जनरेशन है या हमारी जनरेशन है, वो उनका रुख रुखाव जो है कि ETF की तरफ बढ़ता जा रहा है कि आप छोटे पैसे में भी आप गोल्ड और सिल्वर में एंट्री ले सकते हैं, आप निवेश कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और राहुल जी, अगर देखा जाए, क्योंकि हमने जो डेटा अपने दर्शकों को दिखाया उसमें भी कैसे ETF अकाउंट्स की जो संख्या बढ़ी है पिछले साल के मुकाबले, क्या एक ये बड़ी वजह है? क्योंकि प्रीशियस मेटल की बात की जाए, गोल्ड सिल्वर की बात की जाए, वहाँ एक अलग बूम हमने देखा है मार्केट में, और उसी वजह से गोल्ड सिल्वर ETF हो, मेटल ETF हो, वहाँ एक ग्रोथ नजर आती है इन्वेस्टर को। देखिए, भारत का सोने का इंपोर्ट है अंदाजन $25 बिलियन, जिसकी कीमत हुई अंदाजन 2.5 लाख करोड़। जी। तो उसमें से जरूर स्वाभाविक बात है जो आप बता रहे हैं कि अंदाजन 10% या 12% पैसा जो ETF के फॉर्मेट में लगा है। तो जो आकांक्षा जी ने कहा वो सत्य है कि जो नए इन्वेस्टर हैं, जो लोग नए जो अभी एज गैप ऑफ 20 to 40 के या 35 की एज रेंज में हैं, उनके लिए आराम से बहुत आसान है कि ऐसी बहुत सारी जगहें जहां IT बिजनेसेस या क्लस्टर के अंदर जो IT कंपनीज हैं उसमें लोग काम कर रहे हैं, तो उनके लिए किसी शहर में वापस जाना, फिजिकल सोना खरीदना, ये सब कोई आसान नहीं है। और वो काम के अंदर उनके समय काफी एक्सटेंडेड होते हैं, तो उनके लिए बहुत आसान है इलेक्ट्रॉनिकली सोना खरीद लेना। परंतु जहां तक ओवरऑल डेमोग्राफी की बात है तो 2.5 लाख करोड़ के अंदर अभी आज की तारीख में जैसे आपने दिखाया 30,000 करोड़ रुपए ETF के थ्रू लगे हैं। तो जो बाकी निवेश है आज भी वो 2,10,000 करोड़ रुपए जो बाकी पैसा है वो आज भी फिजिकल सोने के फॉर्मेट में लग रहा है। और जहां तक GST की बात है तो GST में क्या होता है, यदि आपने सोना खरीदा, मान लीजिए आज सोने का फिजिकल दाम 1,55,000 है, तो आप वापस बेचेंगे तो 1,55,000 रुपए पे ही बिक जाएगा। उसके लिए आपको GST का ऐसा नहीं है कि नुकसान होता है, वो वैसा नहीं होता है। एट द सेम टाइम जो दूसरी बात आई जो आकांक्षा जी ने रखी कि आप जब सोना खरीदते हैं और उसके अंदर
मार्कअप बिल्ड हो जाता है, तो वो सब ज्वेलरी के केस में बिल्ड होता है। जो MCX का दाम आता है वो फ्यूचर का दाम होता है। मतलब आज अगर आप MCX पे दाम देख रहे जी। हैं और आप अगर मई का कॉन्ट्रैक्ट देख रहे हैं तो 30 अप्रैल के लिए वो दाम है। आप फिजिकली वहां से जिस भाव में फ्यूचर में ले सकते हैं, लेकिन वो दाम है। क्योंकि गोल्ड मार्केट में अगर देखा जाए, ना सिर्फ कॉइन्स की बात करें, बार्स की बात की जाए, उनसे ज़्यादा ऐसा लगता है शायद ज्वेलरी की तरफ एक ज़्यादा रुझान नज़र आता है। और अभी तो हमने अक्षय तृतीया पर भी देखा किस तरीके से बड़ी संख्या में जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने गोल्ड में निवेश किया। और यही कई ऐसी बातें हैं जिनको जानना बेहद ज़रूरी है, ना सिर्फ फिजिकल गोल्ड बल्कि किस तरीके से जो गोल्ड सिल्वर ETF है उसमें भी आप अगर चाहें तो निवेश कर सकते हैं। आगे भी आपको हम यहाँ बताएंगे क्या कुछ खास है गोल्ड सिल्वर ETF की अगर हम बात कर रहे हैं। लेकिन इससे संबंधित अगर आप कोई अपना सवाल भी पूछना चाहते हैं तो हमारी मेल ID है moneymantra@ddnews@gmail.com। इस पर आप अपना सवाल भी हमें भेज सकते हैं। फिलहाल हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मनी मंत्रा में। आज आपको हम जानकारी दे रहे हैं गोल्ड सिल्वर ETF के बारे में और कैसे इसके जरिए आपका जो मुनाफा है वो बढ़ सकता है। लेकिन मुनाफे के साथ साथ ये बेहद ज़रूरी कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो बैलेंस है कि नहीं। और हमारे साथ जो दो खास मेहमान हैं उनसे लगातार हम जानकारी ले रहे हैं। यहाँ पे आकांक्षा जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा, जब पोर्टफोलियो बैलेंसिंग की अगर बात की जाए, रीबैलेंसिंग के तौर पर अगर देखा जाए, जो ETF हैं गोल्ड सिल्वर ETF, उनको किस तरीके से आप मान सकते हैं, क्या रोल उनका हम देख सकते हैं? देखिए, गोल्ड सिल्वर ETF अगर हम बात करें कि हमें ओनली इन्वेस्टमेंट करनी है शेयर्स या गोल्ड ETF में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो गोल्ड ETF अगर हम लेते हैं, सिल्वर ETF लेते हैं, तो वोलेटिलिटी तो रहती है सिल्वर में, बट एक गोल्ड जो है ये हमारा एक बहुत ही सेफ हेवन माना गया है एजिस से। और अभी फिजिकल ना रखने के अलावा हमारे पास एक ऑप्शन दिया है गवर्नमेंट ने टू बाय इट इन एन ETF फॉर्म। हम देखते हैं कि सालों से नहीं, दशकों से नहीं, मतलब जहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं अपनी सिविलाइजेशन, सदियों से लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। अभी एक हमारे पास एक एडेड ऑप्शन हो गया है कि हम एक्सचेंज पे कर सके। मैं ये नहीं कहती हूँ कि हमें सारा कुछ एक्सचेंज से ही करना चाहिए, हमें फिजिकल गोल्ड भी रखना चाहिए, क्योंकि उसके एक अपने ही फायदे रहते हैं। जब आपके पास फिजिकल गोल्ड होता है तो आप कभी भी उसको फिजिकल गोल्ड को ज्वेलरी फॉर्म में आप कन्वर्ट करा सकते हैं, या आप गोल्ड को नॉट जस्ट इन अ फॉर्म ऑफ बुलियन या कॉइन्स, आप उसको एज अ ज्वेलरी भी अगर बाय करते हैं तो गोल्ड पे आप इजीली आप लोन भी ले सकते हैं इन द स्टेट ऑफ रिक्वायरमेंट, की जब आपको पैसा चाहिए अपने बिजनेस में लगाने के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, या फॉर एनी अदर मेडिकल रीजंस अगर आपको पैसा चाहिए तो आप इजीली, अगर आपके पास ज्वेलरी फॉर्म में गोल्ड रखा हुआ है तो आपको उसको इजीली यूज कर सकते हैं अपने लिए लोन लेने के लिए। और वो लोन भी रहता है आपका केवल एक साल के लिए। हमारे लक्ष्य क्या है, वित्तीय लक्ष्य, और उसके साथ साथ हमारी ज़रूरतें जो हैं इसके ज़रिए पूरी हो रही हैं या नहीं। लेकिन साथ ही राहुल जी, जो इन्वेस्टर है वो शायद ये जानना ज़्यादा चाहता है कि अब आने वाला समय जो है, गोल्ड में तो आपने बता दिया कि स्टेबिलिटी जो है वो रहेगी, ज़्यादा रिस्क वहाँ पर शायद नहीं है, लेकिन सिल्वर की भी अगर बात की जाए, क्या स्थिति हम देख पाएंगे इस साल में? देखिए, चांदी में अगर पिछले 15-20 सालों से देखें, जब जब चांदी ने हाई क्रिएट करे तो उसके बाद दोबारा ना वापस चांदी बहुत निचले दामों पे वापस आई। जैसे 25,000 के दाम से चांदी पीछे 75,000 टच हुई थी आज से 10 साल पहले, तो वापस 75 से चांदी 25 देखने को मिली थी। तो चांदी का जो डेविएशन है वो बहुत हाई है, फ्लक्चुएशन है वो बहुत हाई है। तो मुझे चांदी में लगता है अभी भी चांदी के अंदर जो निचला स्तर है वो अभी भी बाकी है और नीचे जा सकती है चांदी जी। मगर जिस हिसाब से अब अमेरिका के अंदर डेट बढ़ रहा है और 41 ट्रिलियन डॉलर टच करने की आशंकाएं दिख रही हैं जी, और दोबारा सरकार अपने सेनेट में जाएगी अपने डेट लिमिट बढ़ाने के लिए, तो उस समय सोना हो चाहे चांदी हो, मुझे लगता है दोनों चीजों में काफी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है जी। और जो अंतर्राष्ट्रीय बैंकों में और अंतर्राष्ट्रीय फंड हाउसेस के अंदर जो उन्होंने डॉलर के जो बॉन्ड्स हैं वो जो रखे हुए हैं, उसके लिक्विडेशन होके सोने और चांदी में काफी भारी मात्रा में पैसा मूव करेगा जी। और उस केस में जब अपसाइड दिखेगी तो मुझे लगता है सिल्वर ज्यादा परफॉर्म करेगा, क्योंकि सिल्वर जब भी बुल रन आता है, अपसाइड आती है, तो सोना उतनी तेज से नहीं बढ़ रहा होता। दोनों 1 लाख थे और चांदी 1 लाख से 4 लाख हो गई और सोना 1 लाख से केवल 2 लाख पहुंचा था जी। तो मोटा मोटा देखते हुए साफ दिखता है कि चांदी के अंदर बहुत तेजी से ऊपर के दाम और तेजी से नीचे के दाम देखने को मिलते हैं जी। और अपस्विंग पिछले अगले 1 साल के अंदर अच्छा अपस्विंग आने का मुझे लगता है कि जैसे ही डेट लिमिट ब्रीच होगी तो काफी बड़ा अपस्विंग देखने को मिलेगा। काफी सेंट्रल उसी वजह से हम देखते भी हैं कि जो सिल्वर है उसको कहा भी जाता है सिल्वर इज नाउ न्यू गोल्ड, लेकिन वाकई
ये पूरी तरीके से सार्थक हो पाता है या नहीं और क्या स्थिति रहेगी ये अब देखना होगा। लेकिन जो इन्वेस्टर हैं उनको ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि ETF जो है एक अच्छा विकल्प है। इसके साथ ही और क्या करना होगा बताएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ राहुल जी और आकांक्षा जी, आप दोनों ने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जाना आपने किस तरीके से जब हम गोल्ड सिल्वर ETF की बात कर रहे हैं तो आपका जो मुनाफा है डबल हो सकता है। जो यहाँ पर थोड़ा सा धैर्य के साथ आपको अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको देखना होगा, साथ ही जानकारी लेनी होगी कि किस तरीके से क्या कुछ जो ट्रेंड है चल रहा है। इसके अलावा जो इन्वेस्टर्स हैं यानी जो निवेशक हैं उनको क्या करना चाहिए, जो ETF में निवेश तो कर रहे हैं लेकिन कई ऐसी खास बातें वो आपको हम आइए बता देते हैं। क्या कुछ वो खास बातें हैं जो कि इन्वेस्टर्स को यहाँ अपनानी चाहिए, जिसके ज़रिए आपका जो पोर्टफोलियो है वो भी बेहतर रह सकता है। उसमें अगर बात की जाए खासतौर से अगर हम देखें तो 5 प्रमुख ऐसी बातें यानी जो इन्वेस्टर्स हैं उनको क्या करना चाहिए। पहली बात की अगर बात की जाए तो पोर्टफोलियो में आप बता दें 5 से 15% आप रखें, यानी जो ETF का हिस्सा है वो 5 से 15% आप रखें, जिसमें गोल्ड और सिल्वर ETF दोनों आप रख सकते हैं, मेटल ETF भी आप इसमें रख सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है, जो दूसरी बात वो ये है कि स्टेबिलिटी के लिए जो हमारे विशेषज्ञ थे, जैसा उन्होंने बताया कि स्टेबिलिटी के लिए जो गोल्ड है उसका हिस्सा आप ज़्यादा रखें, क्योंकि यहाँ पर आपको स्टेबिलिटी की भी ज़रूरत पड़ेगी। जो आपका पोर्टफोलियो है तभी वो अच्छे से बैलेंस हो सकता है। साथ ही तीसरी बात की अगर बात की जाए जो कि ये है कि बेहतर रिटर्न के लिए जो सिल्वर है उसको भी आप रख सकते हैं। जिस तरीके से 1 लाख से 4 लाख तक ये सिल्वर पहुँचा था, ऐसे में और लाभ आपको कैसे मिल सकता है, तो इसके ज़रिए भी आप रखें, लेकिन इसकी जो मात्रा है वो थोड़ी सी आप कम रखें। साथ ही चौथी बड़ी बात जो है वो ये कि आप जब सिल्वर और गोल्ड में देख रहे हैं तो आप गोल्ड को करीब 70% और सिल्वर को 30% रख सकते हैं। 5 से 15% में जो कुल हिस्सेदारी है उसके बारे में ये आपको हम बता रहे हैं कैसे आप दोनों का समावेश जो है वो रख सकते हैं। और ये आपको ध्यान रखना होगा कि जो आपके पास आप रकम जो है जो आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वो एक बार में ना करें, धीरे धीरे करके इन्वेस्ट करें। यानी ETF में भी आप देखें क्या स्थिति बनी हुई है, कैसे लगातार जो मार्केट है वो बेहतर चल रही है, उसको ध्यान में रखें और उसके बाद ही आप इसमें निवेश करें, जिसके चलते आपको अच्छा लाभ, अच्छा मुनाफा जो है वो मिल सके। तो फिलहाल के लिए आज मनी मंत्र में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको बता दें अगर आप अपना कोई सवाल हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारी ईमेल आईडी है, इस पर आप मेल कर सकते हैं। मेल आईडी है moneymantra@gmail.com। हमें इंतज़ार रहेगा आपके सवालों का और कोशिश यही कि आपके जो सवाल हैं उसको हम अपने विषय में शामिल करें, जिससे आपके लिए बचत निवेश के और जो विकल्प हैं वो आपको नज़र आ सकें। तो फिलहाल के लिए दीजिए अनुमति, नमस्कार।